चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो गेट 2003 का क्वेश्चन है। आवाज़ आ रही है? हाँ। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है इज एंक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर, कोई सिलेंडर होगा उसमें इंक्लोज कर रखी है बाय ए पिस्टन। ठीक है, पिस्टन क्या करूँ? ठीक है, ये सिलेंडर मान लो, ये पिस्टन हो गया। ठीक है, एट द इनिशियल कंडीशन दे रखी है कितनी? प्रेशर दे रखा है 2 बार दे रखा है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन और वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर क्यूब। मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर और वो। इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस द गैस स्लोली एक्सपेंड्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखो क्या कहा है उसने, स्लोली एक्सपेंड हो रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और वो भी स्लोली। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटिसिमल स्लोली प्रोसेस। तो मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि उसने कह दिया स्लोली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, आइसोथर्मल अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया फिर? 2 मीटर क्यूब हो गया। तो हीट एक्सचेंज अकर्स विद द एटमॉस्फेयर एट 298 केल्विन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से। ठीक है, एट 298 केल्विन, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो भाई टेम्परेचर भी, जो फाइनल टेम्परेचर है वो भी 298 केल्विन रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैं इसको सिस्टम मान ले रहा हूँ। देखो ये रहा मेरा सिस्टम, ये मैंने बना दी बाउंड्री। ठीक है, तो जो भी कुछ होगा मेरी बाउंड्री के थ्रू होगा। तो जो ये पिस्टन भी मूव करेगा, पिस्टन क्योंकि उसने कहा है कि स्लोली एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड हो रहा है तो बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो वर्क ट्रांसफर किसको हो रहा है? पिस्टन को। पिस्टन क्या कर रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो जैसे जैसे पिस्टन मूव करेगा वैसे वैसे कौन मूव करा रहा है? बाउंड्री वर्क कर रही है, बाउंड्री के थ्रू वर्क हो रहा है। तो कौन वर्क कर रहा है? बाउंड्री। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमसे पूछा हुआ है, 2 पार्ट है इसके। देखो पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, द वर्क इंटरेक्शन फॉर द नाइट्रोजन गैस। तो हमसे पूछा हुआ है वर्क इंटरेक्शन, कितना वर्क हुआ। तो वर्क क्या हुआ? पीडीवी वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, गैस ने डिस्प्लेसमेंट हुआ गैस का। ठीक है, मेरी सिस्टम ने पिस्टन पे वर्क किया, सराउंडिंग को सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, ये सिस्टम में सराउंडिंग पे वर्क हुआ। तो वर्क क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है वर्क? P1 V1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1, ये होता है आइसोथर्मल वर्क। आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जब निकालते हैं ना वर्क, तो ये निकल के आता है। ठीक है, तो P1 V1, P1 तो हमको पता है कितना है? 2 बार मतलब 100 किलो पास्कल। V1 कितना है? 1 और ln V2 कितना है? 2 और ये हो गया 1। तो यहाँ से कितना आएगा वर्क? ये आया 138.6 किलो जूल, 138.6 किलो जूल। ये वर्क आ गया हमारा। जो वर्क नाइट्रोजन गैस जो अंदर है ना, उसने सराउंडिंग पे किया, पिस्टन पे किया। ठीक है, बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। समझे? इतना वर्क हुआ। अब इसका ना दूसरा पार्ट है,
ठीक है। तो दूसरा पार्ट है इसका, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट था। तो दूसरा पार्ट क्या है इसका, द एंट्रोपी चेंजेज, हमको निकालना है द एंट्रोपी चेंजेज for the universe during the process in किलोजूल पर केल्विन इज, ठीक है। तो हमको निकालना है एंट्रोपी चेंजेज फॉर द यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस इन किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है भाई। V2 तो 2 मीटर क्यूब ही रहेगा और टेम्परेचर भी 298 केल्विन रहेगा, सारी कंडीशन वही रहेगी। तो एंट्रोपी चेंज निकालना है हमको किसका, यूनिवर्स का। अब बताओ एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या होता है, क्या लिखते हैं हम भाई। यूनिवर्स में हमारे पास तो दो ही चीज़ें हैं, सिस्टम है और सराउंडिंग है भाई। हम तो दो ही चीज़ें लेके चलते हैं, हमारा सिस्टम और उसके बाहर जितना है सब सराउंडिंग। तो हमको तो भाई यूनिवर्स में चाहे एक सिस्टम हो गया और एक सराउंडिंग हो गया, इन्हीं दो चीज़ों ने हमारा यूनिवर्स कवर कर रखा है, समझ लो। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे पास दो ही हैं वो चीज़ें, सिस्टम और सराउंडिंग, बस। अब चाहे यूनिवर्स कर लो, ब्रह्मांड कर लो, संसार कह लो, यही दो चीज़ें आएंगी बस, समझ गए। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, तो हम एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का निकाल लेंगे, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का निकाल लेंगे, तो हमको एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का पता चल जाएगा। तो पहले हम किसका निकालें, फिर सिस्टम का निकालें। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का क्या होगा, आवाज़ आ रही है? हाँ, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। देखो हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है ये जो हमारा तो सिस्टम ये है बस भाई, हमने तो अपना सिस्टम ये मान रखा है, ठीक है। और ये सिस्टम हमारा, इस सिस्टम ने हमारा क्या करा, वर्क करा, ठीक है। वर्क ऐसा करा कि जो ये पिस्टन है ये ऊपर को आइसोथर्मली वर्क हुआ, हमारा आइसोथर्मली तो वर्क हुआ। तो भाई सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमको निकालना है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, अब एंट्रोपी का क्या होता है, देखो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी हमारी, हमारे सिस्टम की एंट्रोपी, देखो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, CVln T2 डिवाइड बाई T1 प्लस Rln V2 डिवाइड बाई V1, समझे। तो ये MCV हो गया, यहाँ MR हो गया, ठीक है। तो सिस्टम की एंट्रोपी हो गई MCV ln T2 बाई T1 MR ln V2 बाई V1, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला किसके केस में लगता है, फॉर एन आइडियल गैस। अब हम नाइट्रोजन गैस है हमारी, तो भाई हम उसको आइडियल गैस मान लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है, आइडियल गैस ही थ्रू करेगी फ्लो। अब नाइट्रोजन गैस है, मोलिकुलर वेट दे रखा है। अब देखो MCV ln T2 बाई T1 प्लस MR ln V2 बाई V1 फॉर एन आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है फॉर सिस्टम एंट्रोपी चेंज, समझे। तो अब भाई हमारा तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस है ये तो T2 और T1 सेम है, तो ln 1 हो गया, ln 1 की वैल्यू 0, तो क्या बचा MR ln V2 और V1 फॉर ए सिस्टम, ठीक है। तो भाई यहाँ से M मास कितना होगा, MR क्या होता है, देखो हमको पता है, हमने आइडियल गैस मान रखा है, आइडियल गैस हमने मान रखा है ना भाई। तो PV इक्वल्स टू MRT। तो भाई यहाँ से MR इक्वल्स टू क्या हो गया, कोई सा भी मान लो, P1 ओवर P1 V1 डिवाइडेड बाई T1। अब देखो P1 हमको पता है कितना है, 2 बार मतलब 100, V1 कितना है 1,
और T1 कितना है 298। ठीक है, ये तो आ गया MR की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दें, तो 200 डिवाइडेड बाई 298 और ln V2 कितना है 1 और V2 कितना है 2 और V1 कितना है 1, तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारा 465.2, समझ गए, जूल पर केल्विन। ये आ गई हमारी सिस्टम की एंट्रोपी। फौरन अब सिस्टम में पता है आइडियल गैस है। अब देखो एक, ठीक है, ये आ गई, और एक फॉर्मूला और है जिस मतलब ऐसा निकाल लो, वरना एक तरीका और से कैसे निकाल लो, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भाई, और एक फॉर्मूला होता है जो तो ये तो किसी भी प्रोसेस के लिए लगेगा, कोई सी भी गैस के लिए लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है, TdS du प्लस PdV। कोई सा भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, और फॉर एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए लगता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए लगता है, और कैसा भी प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल हो रिवर्सिबल हो। भाई यहाँ पर क्या है, PdV, अब DU CV आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो DU तो जीरो हो जाएगा यार। DU क्या होता है, फॉरेन आइडियल गैस मान रखा है, तो फॉरेन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है भाई, तो और CVDT होता है फॉर्मूला, CVDT, तो DT तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, तो यहाँ से TdS क्या आ गया, PdV आ गया, तो DS एंट्रोपी चेंज क्या आ गया, P। अब आपको पता है PdV वर्क तो हमने निकाला ही था, PdV वर्क क्या था, इससे पहले वाले में निकाला था, कितना निकाला था 138.6 भाई, 138.6 निकाला था, किलो जूल करके निकाला था ना। हाँ, और टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर तो भाई 298 ही है, कर लो, ये और छोटा है, इसमें तो और भी देखो, 138.6 डिवाइड बाई 298 कितना आ गया, उतना ही आएगा, 465.2 जूल पर केल्विन, समझे भाई, ये किलो जूल में है, ठीक है, इतना ही आएगा। दो और ये, और जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये यहीं से निकल के आया है, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, इसको तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए अपनाओ, पर केवल क्लोज्ड सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये तो क्लोज्ड सिस्टम है ही हमारा, और किसी भी प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब कोई सी भी गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो। अब भाई यहाँ पर आइडियल गैस है, तो आइडियल इंटरनल एनर्जी CVDT होता है, आइडियल गैस नहीं होती तो इंटरनल एनर्जी किसी और तरीके से निकालते हैं, अगर क्वेश्चन के अनुसार। तो TdS इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अब हमने एंट्रोपी चेंज तो सिस्टम का निकाल लिया, अब हम एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का निकालेंगे। अब एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का निकालते हैं, तो उससे पहले मैं हीट निकाल लूँ, कितना हीट एक्सचेंज हुआ सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो उसके लिए डेल Q इजिकल्स टू DU प्लस डेल W। तो मैं अपने इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। तो भाई मैं जब इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो DU तो जीरो हो जाएगा। इक्वेशन तो फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम के लिए वाली इक्वेशन लगती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, DU जीरो हो जाएगा, आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, तो भाई CVDT होता है आइडियल गैस के केस में, CVDT, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो DT चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। तो हीट एक्सचेंज कितना हुआ, जितना वर्क ट्रांसफ़र हुआ, जितना वर्क सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया। तो कितना वर्क किया हमारा वर्क किया था ना 138.6 हमने निकाला था, 138.6 किलो जूल का वर्क हुआ था। तो 138.6 का किलो जूल का वर्क हुआ था, तो हीट एक्सचेंज कितनी हुई, इतनी ही हीट एक्सचेंज हुई। तो हीट पॉजिटिव आ रही है, मतलब हीट हमने सिस्टम को दी, सिस्टम को हमने हीट
दी। पॉजिटिव आने का मतलब ये तो हुआ कि सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दिया, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव लेते हैं हम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। ये समझ लेना हीट और वर्क में, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। हीट एडेड टू द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग में हीट जाती है तो निगेटिव लेते हैं, और सराउंडिंग अगर वर्क करता है सिस्टम पे तो निगेटिव लेते हैं। समझ गए? तो हीट हमने ऐड करी हीट, तो पिस्टन ने वर्क करा सराउंडिंग पर। ठीक है, तो हीट एडेड टू द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। हीट ऐड करी अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ तो चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम सराउंडिंग क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ds इज इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी। होता नहीं होता, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, यही होता है ना। तो कितना हीट हुआ, अब भाई डेल क्यू क्या मतलब, अब देखो हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सराउंडिंग की बात, तो सराउंडिंग से हीट का रिजेक्शन हुआ, सराउंडिंग से तो हीट का रिजेक्शन हुआ ना, सराउंडिंग से तो हीट बाहर गई ना। अब देखो मैंने सराउंडिंग को ली, अब मेरा जो पहले तो मैं सिस्टम की बात कर रहा था, अब मैं सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो सराउंडिंग से तो हीट बाहर गई ना, सराउंडिंग से तो हीट का रिजेक्शन हुआ ना, तो इसका मतलब उसका हीट का रिजेक्शन हुआ वो तो नेगेटिव आएगा ना, है नहीं, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव 138.6 किलो जूल। समझ गए, नेगेटिव। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का, 298, तो कितना आएगा, -465.2 जूल पर केल्विन। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, अब देखो सराउंडिंग का सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना है 465.2, और सराउंडिंग का कितना है -465.2, कितना आ गया 0। समझ गए, 0 ही आएगा। अब देखो ये सिस्टम जो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज है ना, ये कैसे निकाला, इसमें मैंने भाई, अब ये मान लो ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से हीट रिजेक्ट हो रही है और सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग से जो हीट रिजेक्शन हो रही है वो तो माइनस में आएगा ना, जब हीट ऐड करते हैं हम सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे। अब मैंने सराउंडिंग को सिस्टम लिया है, तो सिस्टम, क्योंकि मैं अब सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सराउंडिंग को चेक करना है, तो सराउंडिंग से तो हीट रिजेक्ट हो रही है, अब हीट रिजेक्ट सराउंडिंग से हो रही है पर वो सिस्टम के अंदर जा रही है, पर हम बात कर रहे हैं सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग से हीट रिजेक्ट हो रही है तो वो तो नेगेटिव आएगी, और टेम्परेचर सराउंडिंग का 298 केल्विन, तो सराउंडिंग का आ गया, और हमने सिस्टम का तो निकाला ही था। समझ गए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2004 का क्वेश्चन है। एक गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, सिलेंडर है उसमें गैस है कुछ, उसको कंप्रेस किया गया है, तो वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन बीइंग 5000 किलो जूल। भाई कोई गैस सिलेंडर है, अब उसको कंप्रेस करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे, तो वर्क ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो क्या होगा -5000 किलो जूल होगा। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंट्रैक्शन ऑफ 2000 किलो जूल कॉजेज द सराउंडिंग्स टू बी हीटेड, मतलब कि हीट उसमें से रिजेक्ट हो रही है सिलेंडर में से, और वो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग को जब हीट जाएगी सिस्टम से,
तो वो भी निगेटिव होती है, ठीक है। तो माइनस 2000 किलो जूल जो है वो हीट रिलीज हुई। अब वो कह रहा है द चेंजेस इन एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो प्रोसेस हुआ उसके थ्रू जो गैस, ये मान ले मैंने सिस्टम है मेरा, ठीक है, वर्क ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री, वर्क ट्रांसफर इज द बाउंड्री फिनोमिना। तो बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर हो रहा है किसको, सिस्टम को, और हीट ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री, तो हीट ट्रांसफर आल्सो बाउंड्री फिनोमिना। तो हीट कहाँ रिलीज हो रही है, सराउंडिंग में, किसके थ्रू, बाउंड्री के थ्रू। बाउंड्री ही सब कुछ करा रही है भाई, ठीक है। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसका, इस सिस्टम का। तो अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इस सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू कितना है, माइनस 2000, डी यू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना वर्क किया हुआ है, माइनस 5000, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 3000 किलो जूल, ठीक है। और वो भी प्लस में, ये माइनस का है, इधर ले जाओगे प्लस का 5000, 5000 माइनस 2000, 3000, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। गेट 2006 क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि फुटबॉल है वॉज इन्फ्लेटेड टू ए गेज प्रेशर ऑफ 1 बार। उसको, एक फुटबॉल है भाई हमारे पास, उसको फुलाया गया, ठीक है। गेज प्रेशर कितना रहा उस फुटबॉल में, जो एयर है उसका 1 बार। एम्बिएंट टेम्परेचर 15, एम्बिएंट टेम्परेचर 15, जब उस मतलब कह रहा है ना, ए फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू ए गैस प्रेशर 1 बार, वैसे ना एम्बिएंट टेम्परेचर 15। भाई जब टेम्परेचर 15 रहा ना, तब उसको फुलाया गया। तो जो एयर, जब उसको फुलाया गया तो एयर तो भाई एम्बिएंट से ही जाएगी, सराउंडिंग से जाएगी फुटबॉल के अंदर। तो जितना टेम्परेचर एम्बिएंट का उतना टेम्परेचर फुटबॉल के अंदर एयर का। तो कितना हुआ, 288 केल्विन। अब वो कह रहा है कि व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे द एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब अगले दिन जब गेम स्टार्ट हुआ तो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना रहा, 278 केल्विन, ठीक है। एज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन्स कांस्टेंट एट 2500 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई पहले वाले दिन भी 2500 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम था, नेक्स्ट डे भी 2500 सेंटीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम है। पहले पार्ट पूछा था अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द एयर इन द फुटबॉल। अब यार हीट लॉस तो होगा ही, अब देखो हीट लॉस होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है भाई। मैंने अपना इसको फुटबॉल को बना लिया सिस्टम, ये भाई सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब इस सिस्टम और ये इधर, ये हो गई हमारी बाउंड्री और इधर हो गया सराउंडिंग। तो भाई हीट लॉस तो होगा ही, क्यों होगा भाई, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ लो है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट लॉस होता ही है, वो तो आपको पता है। हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट लॉस होता है। ठीक है, अब वो कितना होगा, Q इज इक्व टू एम सी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी यार, Q इज टू एम सी वी डेल्टा टी, हीट लॉस इतना होगा। अब आप कहोगे यार ये एम सी वी डेल्टा टी कहाँ से आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। भाई हमें तो जो दो ही चीज़ें पता है, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम हमारा तो यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग पे ही ख़त्म, थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम सराउंडिंग और हमारी बाउंड्री के थ्रू ही हमारा वर्क ट्रांसफ़र होता है, बाउंड्री ही हमारा वर्क कराती है। सिस्टम तो वर्क करता है पर बाउंड्री के थ्रू करता है,
और सिस्टम ही हीट ट्रांसफ़र करता है तो बाउंड्री के थ्रू करता है। तो जो सब हमारा क्या होता है, बाउंड्री के थ्रू होता है। हमने तो बाउंड्री बना रखी है, हमारा अंदर सिस्टम और हमारे सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम हमारा ये है, तो सिस्टम हमारा जो हीट लॉस हो रहा है वो थ्रू द बाउंड्री हो रहा है। अब भाई वर्क, हमारा सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस समझ लो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। तो कहाँ से वर्क कर रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो ये तो जीरो हो गया। अब भाई जो कुछ कर रहा है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर रहा है, समझे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब भाई एयर है, तो एयर के केस में एयर तो हमारी आइडियल गैस होती है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, mCV डेल्टा टी, होता नहीं होता mCV डेल्टा टी, वहीं से तो आया, ठीक है। अब हीट लॉस क्या से हो, डेल क्यू, अब मास निकालेंगे, CV एयर है भाई, एयर का तो पता ही होता है, डेल्टा टी 288। अब डेल्टा टी में चेंज, टेम्परेचर चेंज पता है 288, और बाहर कितना है 278, 288 माइनस 278, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकाल दूँ, मास निकाल दूँ, PV=mRT, ठीक है। अब हमेशा ये ध्यान रखना, जो यहाँ P लिया जाता है ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर लिया जाता है, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें तो भाई अंदर गेज प्रेशर दे रखा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकलेगा, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब भाई गेज प्रेशर कितना है 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है 1.01 बार, तो ये कितना हो गया 2.01 बार, ठीक है, चमक रहा है। हाँ, अब यहाँ पर रखें फिर, तो 2.01 बार है, तो बार का 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम कितना है 2500 सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई मीटर क्यूब में कर लो 10⁻⁻⁶, ठीक है। मास हमको निकालना है, ठीक है, आर इस गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट तो एयर का हमको पता ही है 0.287 जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी केल्विन। अब किलो से किलो इधर कट गया ना, टेम्परेचर कितना है 288 केल्विन, तो यहाँ से मास कितना आया निकालो, मास आ गया 6.07 इंटू 10⁻⁻3, 6.08 ले लो, चलो ठीक है, आ गया। तो यहाँ रखें फिर 6.08 इंटू 10⁻⁻3। अब CV तो सबको पता है गैस का, एयर का 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर 288 माइनस 278। भाई हीट लॉस तो तभी होगा 288 माइनस 278, समझ गए, तो कितना होगा, ये आया 43.65 जूल, ठीक है, इतना आ गया हीट लॉस। अब उसने पूछा, और क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम। स्टेडियम में गेज प्रेशर हमसे पूछा हुआ है, गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम। स्टेडियम, जब स्टेडियम पे जब बॉल जाएगी तो उस टाइम पे जो फुटबॉल का जो गेज प्रेशर होगा तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, एयर हीट लॉस हो रहा है, टेम्परेचर देखो, शुरुआत में टेम्परेचर जब पहले था 288 केल्विन था, बाद में कितना हुआ 278 केल्विन हो गया, 278 केल्विन हो गया ना। जैसे वो वहाँ हम क्या कहते हैं स्टेडियम पे बॉल ले जाएंगे और एम्बिएंट टेम्परेचर 5 है, तो हीट लॉस होगा, तो भाई वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे तो सब आना चाहेंगे ना। थर्मल इक्विलिब्रियम तो भाई अटेंड करेगा नहीं करेगा, वो उसके अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर से 5 है, तो उसको तो भाई 5 पे आना पड़ेगा, नहीं आएगा, तभी तो वो
थर्मल इक्विलिब्रियम उसके साथ अटेंड कर पाएगा? भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग वो तो 5 ही रहने वाला है। अब वो तो भाई ये तो नहीं कि वो 15 है वो 5 है तो दोनों करके 10 हो गए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। वो 5 ही रहेगा, वो सराउंडिंग है तो फाइनल टेम्परेचर तो 5 ही रहेगा। और बॉल का जो फुटबॉल के अंदर का टेम्परेचर है वो भी 5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो P तो फाइनल टेम्परेचर देखो इसका, ये तो T1 है, T2 कितना हो गया 278, तभी तो यहाँ पर लिखा मैंने यार 288 माइनस 278 है नहीं, फाइनल 278 हो गया। अब वो कह रहा कि जब एयर वहाँ पहुँच जाएगा तब गेज प्रेशर कितना हो जाएगा इस फुटबॉल के अंदर का एयर का। पहले तो गेज प्रेशर 1 बार था, अब आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम है भाई, फुटबॉल तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। और आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के केस में पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है। अभी मैंने यहाँ स्पेसिफिक लिया है, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है। अब भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P1 डिवाइड बाई T1 और P2 डिवाइड बाई T2। हमेशा ध्यान रखना P और T इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है 2.01 बार, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 288, फाइनल में कितना हो गया प्रेशर हमको निकालना है, और T2 टेम्परेचर कितना हो गया हमारा 278 हो गया। तो कितना एब्सोल्यूट प्रेशर आया फिर, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आया 1.94। हमसे पूछा क्या है उसने गेज प्रेशर ऑफ एयर पूछा हुआ है, तो गेज प्रेशर ऑफ एयर एट पॉइंट 2, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे 1.01 से, तो ये आ जाएगा 0.93 बार। समझ गए ना, ठीक है। अब इसका ना एक पार्ट और है, इसका एक पार्ट और है। उसमें क्या कहा है उसमें कहा है, हाँ वो छोटा पार्ट है। इज ठीक। अब देखो उसने क्या कहा है कि गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट वुड बी इक्वल 1 बार गेज एट द स्टेडियम। अब उसने इनिशियल प्रेशर पूछ लिया कि हम फुटबॉल को कितने गेज प्रेशर पे फुलाएं कि जब वो स्टेडियम पे जाए तब उस फुटबॉल का जो गेज प्रेशर है वो 1 बार रहे, ठीक है। अब उसने इनिशियल पूछा कितने गेज प्रेशर पे फुलाए। अब तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम अब हमको इनिशियल निकालना है, तो भाई हमको तो पता है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 तो 288 केल्विन रहेगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि स्टेडियम पे पहुंचने के बाद मतलब उसने दूसरा प्रेशर दे रखा है, तो उसने गेज प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 1 बार, तो हमको तो एब्सोल्यूट डालते हैं, तो 1 बार तो ये कितना हो गया 2.01। 1 बार उसने गेज प्रेशर दे रखा है स्टेडियम पे, जब स्टेडियम पे फुटबॉल पहुंच जाती है, और यहाँ पर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट, तो 1 + 1.01, और टेम्परेचर कितना है 278, ठीक है। तो अब कितना आएगा, तो ये आया एब्सोल्यूट 2.08, मतलब कि एब्सोल्यूट प्रेशर इनिशियली 2.8008 बार होना चाहिए, पर उसने हमसे पूछा है गेज प्रेशर इनिशियली कितना होना चाहिए, तो इसको हम माइनस 1.01 से माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 1.07 बार, ठीक है। मतलब कि इनिशियली हमारा गेज प्रेशर 1.07 बार, जब हम फुटबॉल को फुलाएंगे तो जब अगर हमारा गेज प्रेशर उस फुटबॉल में इनिशियली 1.07 बार होगा, तो जब वो नेक्स्ट डे स्टेडियम पे जाएगा तब जाके उसका प्रेशर फुटबॉल का गेज प्रेशर 1 बार हो जाएगा, ये था, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो 288 केल्विन, समझ गए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गेट 2007 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, देखें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस अंडरगोन बाय ए क्लोज्ड सिस्टम। हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो भाई इसने कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, और क्लोज्ड सिस्टम भी दे रखा है उसने, ठीक है, और कहा है नेगलेक्ट करो चेंजिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। डी क्या है? चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ गई? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब उसने कहा है कि चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगलेक्ट है, नेगलेक्ट करो। तो ये हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू होगा केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से डेल क्यू क्या निकल के आया? डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। एक तो ये आ गया फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। अब वो कह रहा है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी। फॉर क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क क्या होता है? पी डी वी वर्क। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू की जगह क्या रख देंगे हम? पी डी वी। तो डी यू प्लस पी डी वी, ये हो गया। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल प्रोसेस और क्लोज्ड सिस्टम, दोनों टर्म आ गए। और नेगलेक्ट हो गया काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेल क्यू ये तो नहीं है, ये है। ठीक है, अब आप कहोगे सर अरे यार हम क्या करें, ये क्यों नहीं हो सकता? टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि आपको पता है, कहोगे कि आप कहोगे कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है फॉर ए रिवर्सिबल डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी होता है। अब देखो रिवर्सिबल भी है और डेल क्यू बाई टी है, तो डेल क्यू की जगह टी डी एस रख दो। टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी आ जाएगा, वो तो आ जाएगा। ठीक है, पर ये इक्वेशन पता है किस किस के लिए वैलिड है? ये इक्वेशन क्लोज्ड सिस्टम के लिए तो वैलिड है ही, और फॉर एनी प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। अब हमने निकाला तो, अब आप कहोगे निकाला तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस से था ये, पर ये जब इक्वेशन आप लिख देते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि ये निकाला जाए आपने कैसे भी हो पर जब इक्वेशन आपने लिख दी तो इसका मतलब कि ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए तो वैलिड है, और साथ में किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, क्योंकि इसमें सारे के सारे टर्म प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाले टर्म है इसमें। देखो टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी, एंट्रोपी प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी भी प्रॉपर्टी, प्रेशर भी प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी। तो सारे के सारे टर्म इसमें प्रॉपर्टी वाले हैं, इसलिए ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड हो सकती है। पर इस वाले टर्म में क्यू जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड है ये वाली इक्वेशन। और हमसे यही कहा है कि जो आप रिलेशनशिप निकालो वो वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल। उसने लिखा हुआ है कि केवल रिवर्सिबल के लिए वैलिड होना चाहिए, इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होना चाहिए। पर जो ये वाली इक्वेशन है ये इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है और रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है। तो इसलिए हम ये वाला आंसर चेक करेंगे, ये केवल रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। तो ऑप्शन डी, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करेंगे, समझे?